ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने याद ये रखना है कि हमारे पास, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी, वो होता है फिल्ट्रम। ठीक है, अब फिल्ट्रम कहाँ था आपके पास? मैंने आपको बताया था ये है मेरे पास अपर लिप, और अपर लिप का ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं फिल्ट्रम। ठीक होगा, जो मैंने आपको बताई थी आउट पोचिंग होती है। उसके बाद आपको बताया था ये जो साइड वाला, इसे हम वर्मेलियन बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जाऊं कि बनता कैसे है, तो होता ये है, सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है, उसे कहते हैं मैक्सिलरी प्रोसेस। वो जो मैक्सिलरी प्रोसेस होता है ना, ये देखो, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनी है, इसका नाम है मैक्सिलरी प्रोसेस। इस मैक्सिलरी प्रोसेस के बाद मेरे पास यहां एक स्ट्रक्चर बनती है, इसे कहते हैं नेजल सेप्टम या नेजल प्रोसेस। यानी ये मैक्सिलरी प्रोसेस बना है और फिर ये बना नेजल सेप्टम। और फिर इस नेजल सेप्टम से एक ऐसे आउट पुचिंग ग्रो करती है जिसे हमने नाम दिया था फिल्ट्रम का। ये अपर लिप की डेवलपमेंट ऐसी होती है। यानी इसकी डेवलपमेंट तीन पार्ट से हुई है। एक हुई है हमारे पास मैक्सिलरी पार्ट से, सेकंड हुई है हमारे पास नेजल सेप्टम से या नेजल प्रोसेस से, थर्ड हुई है हमारे पास फिल्ट्रम से। और हमने इन सारे पार्ट्स को, यानी इस फिल्ट्रम को छोड़ के, हमने ये जो ऊपर वाली थी इसे हमने कहा था वर्मेलियन बॉर्डर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना हमें मैक्सिलरी प्रोसेस नजर आ रहा होता है, ना हमें नेजल सेप्टम नजर आ रहा होता है। जो हमें पार्ट नजर आ रहा होता है वो फिल्ट्रम होता है। ठीक होगा, इस वजह से हमने लिप को, अपर लिप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमने कहा एक होता है फिल्ट्रम, एक होता है वर्मेलियन बॉर्डर। अगर कोई हमें कहे कि यार वर्मेलियन बॉर्डर के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो हम कहेंगे वर्मेलियन बॉर्डर के अंदर हमारे पास एक आता है नेजल सेप्टम, एक आता है मैक्सिलरी प्रोसेस। ठीक है, ये सिंपल तरीन इसकी इमेज है। आप लोगों ने ना ये चीज याद रख लेनी है। ठीक है, आपको कभी ये चीज भूलेगी नहीं कि ये किस तरह बनता है और ये एनाटॉमी क्या है इसकी, क्योंकि बुक में काफी ज्यादा ना कम्प्लेक्स करके इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करता हूं। हमारे पास, मैं कहता हूं कि ये है मेरे पास मैक्सिलरी प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा ये है मेरे पास नेजल सेप्टम। फिर इस नेजल सेप्टम के बाद यहां से मेरे पास एक आउट पोचिंग ग्रो की, जो है मेरे पास फिल्ट्रम। ठीक हो गया? ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास ये ऊपर पड़ा हुआ है नोज। ठीक है, ऊपर मैंने नोज का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे है, जारी बात है, जब मैं माउथ के अंदर चेक करूंगा, ठीक है, यानी टीथ के अंदर, तो वहां मुझे पैलेट नजर आएगा। ठीक है, ये जो हम जब हम टंग के ऊपर देखते हैं, जब हम टंग के ऊपर टच करते हैं, ये होता है अपर अपर पैलेट, वहां हमें पैलेट नजर आता है। पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सारा। इसमें मैंने चार बातें बताई। एक बताया हमारे पास होता है मैक्सिलरी प्रोसेस, सेकंड बताया नेजल सेप्टम, थर्ड बताया फिल्ट्रम, और फिर बताया पैलेट। और इसको हम कहते हैं क्या? वर्मेलियन बॉर्डर। अब हम बढ़ते हैं क्लेफ्ट लिप कैसे बनता है और क्लेफ्ट पैलेट कैसे होता है। ठीक है, पहली चीज, ये आपका जो होता है, ये आपका जो है ना, मेनली 90% इसके केस होते हैं कि ये जेनिटल होता है। ठीक है, लेकिन हम 10% क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी इंजरी की वजह से ये हमारे पास पार्ट खत्म भी हो जाता है। ठीक है, यानी किसी की वजह से आपका जो नेजल सेप्टम था ना, ये डैमेज हो गया, फिर हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाती है। अब हम पढ़ते हैं पहली चीज, क्लेफ्ट लिप होता क्या। मैं इधर दरमियान में लाइन बनाता हूँ। ये है हमारे पास क्लेफ्ट लिप, ये है क्लेफ्ट पैलेट। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, मैं इधर भी वही इमेज बनाऊंगा, इधर भी क्या बनाऊंगा, ये है मेरे पास मैक्सिलरी प्रोसेस, ये है नेजल सेप्टम, और ये है फिल्ट्रम। हमारे पास ये जो हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस होता है ना, और ये जो नेजल सेप्टम होता है ना, ये आपस में फ्यूज नहीं करते। जब ये आपस में फ्यूज नहीं ना करते, तो कुछ इस तरह की तस्वीर बनती है, देखना। ये वाला तो फ्यूज कर गया था, ये वाला हिस्सा, और ये फिल्ट्रम भी बना हुआ है, लेकिन जो ये वाला मैक्सिलरी प्रोसेस है और ये जो नेजल सेप्टम है, ये आपस में फ्यूज नहीं किए, जिसकी वजह से ये जो था ये ऊपर की तरफ चला गया। अब हमें इन बच्चों में ये वाली पिक नजर आएगी। ठीक हो गया, और जहां हमारे पास ऊपर नोज था। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं ये बात, कि हमने कहा हमारे पास ये है मैक्सिलरी प्रोसेस, ये है हमारे पास नेजल सेप्टम, और ये है फिल्ट्रम। ठीक हो गया, हमने ये कहा है कि इन द क्लेफ्ट लिप में आपका ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस होता है और जो नेजल सेप्टम होता है, ये आपस में सही तरह से फ्यूज नहीं करता। फेलियर टू फ्यूज। जब ये फ्यूज नहीं करता, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो होता है, ये ऊपर की तरफ इसकी आउटपोचिंग निकल आती है, इसे कहते हैं क्लेफ्ट लिप। इसके अंदर कभी भी हम पैलेट की बात नहीं करेंगे। ठीक हो गया, क्लेफ्ट लिप वाले बंदे को कभी भी क्लेफ्ट पैलेट नहीं होता। यानी ये हमारे पास ये था क्लेफ्ट लिप। अब हम चलते हैं क्लेफ्ट पैलेट की तरफ। मैं वही इधर दोबारा इमेज बनाता हूं। हमारे पास आती है, ये है हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस, और ये नेजल सेप्टम, ये फिल्ट्रम। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है ये दोबारा नेजल सेप्टम और ये मैक्सिलरी प्रोसेस, यानी दोबारा मैंने एक इमेज बना दी। अब हम पढ़े क्लेफ्ट पैलेट। मैं रिपीट कर देता हूं बात को। हमारे पास क्लेफ्ट लिप होता क्या? क्लेफ्ट लिप में हमने एक बात पढ़ी कि हमारे पास ये देखो, पहले पार्ट्स को पता होना चाहिए आपको। पहला ये पार्ट है मैक्सिलरी पार्ट। ठीक है, ये वाले जो बनाए हैं ये दो, इनका नाम है नेजल सेप्टम, और ये जो ऊपर बनाया है इसका नाम है फिल्ट्रम।
ठीक है। हमारे पास ये जो मैक्सिलरी पार्ट और जब ये नेजल सेप्टम आपस में सही तरह से फ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाली इस तरह की इमेज बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा बनाऊं तो मैं कहता हूं ये है मैक्सिलरी पार्ट, ये है नेजल सेप्टम और ये है फिल्ट्रम। एक साइड तो सही तरह से बनी हुई है, ठीक है, अब दूसरी साइड भी तो बनी जरूरी है ना। दूसरी साइड में क्या होगा, मैक्सिलरी पार्ट और नेजल सेप्टम आपस में फ्यूज नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसकी जो इमेज है ना आपको नेट से भी दिखा दूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जरूर आपको इमेज ध्यान में होनी चाहिए कि कैसे आपका मैक्सिलरी पार्ट नेजल सेप्टम से फ्यूज नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर ये फ्यूज करता तो कैसा होता, दोबारा आपको बताया, ये देखना, अगर ये फ्यूज करता तो यहाँ नेजल सेप्टम बनता और ये दोबारा ऐसे हो जाता। ठीक है, लेकिन ये फ्यूज नहीं किया ना, जिसकी वजह से आपका ये वाला पार्ट बना ही नहीं और आपका ये तो सर ऊपर की तरफ चला गया। ये था हमारे पास क्लेफ्ट लिप। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्लेफ्ट पैलेट की, तो मैंने स्ट्रक्चर सेम बनाया है, लेकिन यहां मैंने एक पैलेट भी बना दिया। ये पैलेट तो जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब होता ये हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट के अंदर आपका ये जो पैलेट है ये सारा का सारा, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अभी मैं ट्रॉमा की बात करता हूं, फिर मैं जेनिटल बात करता हूं। मैं कहता हूं कोई बंदा की इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी होने की वजह से क्या हुआ, ये वाला सारा का सारा जो पार्ट था ना उसका कट गया। जब उसका ये वाला सारा का सारा पार्ट कर गया, अब वो क्या इमेज आएगी, अब इमेज आएगी उसकी इस तरह की, ठीक है, इस तरह की, और ये बिल्कुल ऐसे। यानी आपको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में आपको इमेज, अगर आप देखोगे, अगर मैं कहूं कि एक बच्चा हमारे पास क्लेफ्ट लिप वाला आ रहा है, एक बच्चा हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट वाला आ रहा है, आप सामने से जरूर देखोगे क्लेफ्ट पैलेट वाले बंदे को क्लेफ्ट लिप जरूर होगा। ठीक है, दोबारा सुनना मेरी बात, क्लेफ्ट लिप में हमने कहा ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है और ये जो नेजल सेप्टम है ये आपस में फ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लेफ्ट पैलेट में क्या होगा, क्लेफ्ट पैलेट के अंदर ये जो आपका मैक्सिलरी प्रोसेस है, नेजल सेप्टम है, ये तो आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, वो तो बात पक्की है। लेकिन एक और काम होगा, क्या होगा, आपका ये जो पैलेट है ये भी फ्यूज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसकी दोबारा एक सही तरह से इमेज बनाता हूं, वो जरा सुनना। मैं कहता हूं हमारे पास ये मैक्सिलरी प्रोसेस है, ये नेजल सेप्टम है और ये हमारे पास है फिल्ट्रम। ठीक है, उसके बाद ये है मेरे पास पैलेट। मैंने ये पैलेट बना दिया, उसको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि एक नॉर्मल हमारे, फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल बात करूं ना, ठीक है, नॉर्मल एक बच्चे का या बड़े का माउथ ओपन करके आपको तस्वीर बनाऊं तो इस तरह की हमें नजर आएगी, ओपन लिप नजर आएगा और अंदर पैलेट नजर आएगा। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट में आपका ये जो पैलेट है ना ये भी सही तरह से नहीं बनता। ठीक है, क्लेफ्ट लिप तो नहीं बनेगा, जारी बात है। आपके क्लेफ्ट लिप के अंदर आपको क्या मसला बनेगा, आपके मैक्सिलरी और नेजल सेप्टम आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको क्लेफ्ट लिप हो जाएगा। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट के अंदर आपको क्लेफ्ट सेप्टम आपस में फ्यूज नहीं करेंगे। और लेकिन सेकंड चीज क्या होगी, आपका ये क्लेफ्ट पैलेट यानी जो पैलेट है ये भी क्लेफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखना, अब ये इमेज इस तरह की है, ठीक है, ये तो मैंने बना दिया। अब सेकंड क्या कह रहा हूं, सेकंड हमारे पास ये जो है, ये जो पैलेट है ये आपस में भी फ्यूज नहीं करेगा, ये इस तरह की आपको इमेज नजर आएगी। यानी बच्चा जब माउथ, अब मैं आपको बताता हूं कि हमें कैसे पता लगेगा कि एक बच्चा आया है, ठीक है, वो क्लेफ्ट लिप के साथ है या क्लेफ्ट पैलेट के साथ है। हम जब देखेंगे उसका जो लिप होगा ना वो ऊपर से ऐसे बेंड होगा, हम उसे कहेंगे वो है क्लेफ्ट लिप। ठीक है, अगर हम देखें कि एक बच्चा हमारे पास आया, ठीक है, वो उसका जो है ना हमने उसको मुंह माउथ ओपन किया उसका, ठीक है, उसके माउथ का जो पैलेट है ना अंदर वाला वो भी गायब है, वो होता है क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, मुझे ये बताओ कि इसकी आपको पैथोफिजियो जो आपको बताई है, ठीक है, ये याद है, समझ आ गई है। मैं इसकी पिक भी आपको दिखाता हूँ एक, कि क्लेफ्ट लिप में क्या होता है और क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है। फिर आपको एक पिक इसकी दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। या कहते हो तो रिपीट करवा देता हूँ, या कहते हो तो समझ आ गया तो बता दो। क्लियर है यार ये पॉइंट? अच्छा चलो क्लियर है। अच्छा अब ये देखना, हमारे पास ये वाली जो इमेज है, ठीक है, हमारे पास ये देखो ये क्लेफ्ट लिप की है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका है, इसका मसला क्या बना ये देखना। अगर मैं इसके मसले की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास, एक मिनट, ये देखना, इसके अंदर हमारे पास ये जो फिल्ट्रम है, ठीक है, वो सही तरह से बना नहीं है, और जो मैक्सिलरी प्रोसेस है और नेजल सेप्टम है आपस में ज्वाइन नहीं किए, इसकी वजह से हम कहेंगे ये है क्लेफ्ट लिप। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है, मे बी ये क्लेफ्ट पैलेट हो, क्योंकि हमने इसका माउथ ओपन नहीं किया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह क्लेफ्ट लिप की इमेज। अगर मैं इसके कोर एक मिनट इमेज दिखाता हूँ आपको, ये देखना, ये हमारे पास है, कोई भी ये बच्चा आया, ये है क्लेफ्ट लिप का।
ठीक है, क्यों? उसका ये देख रहे हो आपका फिल्टर भी सही तरह से नजर नहीं आ रहा, ठीक है, और उसके बाद इसका जो मैक्सिलरी प्रोसेस है और नेजल सेप्टम में आपस में ज्वाइन नहीं किए, ये होता है क्लेफ्ट लिप वाला पेशेंट। और इस बंदे को हम ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल इस बंदे की हम सर्जरी करके, ठीक है, इसमें हम इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो क्लेफ्ट पैलेट वाला होता है वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी होती है कॉम्प्लिकेशन। अब मैं आपको 1 मिनट क्लेफ्ट पैलेट दिखा दूं, क्योंकि आप लोगों ने बाद में देखना नहीं है किसी ने, मुझे पता है। ये देखो, अब इस बच्चे का क्लेफ्ट लिप तो है ही है, लेकिन अंदर से इसका क्लेफ्ट पैलेट भी नहीं है, यानी इसका पैलेट भी अंदर से गायब है। पैलेट क्या है? जो जुबान जब ऊपर वाले टच करती है ना पैलेट को, उसे कहते हैं पैलेट। ठीक है, हमारे पास इस बच्चे का पैलेट ही नहीं है, ठीक है, इसे ये कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। इसलिए हमने क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को इसका डिफ्रेंशिएशन कर दी। ठीक है, ये था हमारे पास टॉपिक। क्या इसको टाइम लग गया? ये क्लियर है ना सबको टॉपिक? फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास एक टॉपिक आता है फेरिंजियल अपरेटस। अब ये ध्यान से सुनना, मैंने इसलिए वो छोटा टॉपिक आपको करवा दिया था, तो ये वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसको आपको समझना भी पड़ेगा, इसको आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा। पहली चीज, फेरिंजियल अपरेटस में होता क्या, ये है क्या चीज? फेरिंजियल से याद रखो आपका फेरेंक्स। ठीक है, आपका फेरेंक्स आगे डिवाइड कैसे होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, हमारे पास ये है टंग। ठीक है, इस टंग के नीचे एक फोरामेन ग्रो करता है, उसका नाम होता है फोरामेन सिकम। ठीक है, इसका नाम होता है फोरामेन सिकम। अब ये जो फोरामेन सिकम होता है, ये आगे थायराइड ग्लैंड भी बनाता है, ठीक है, जो हमने एंडो में पढ़ा था। लेकिन इधर क्या कर रहा है, ये जो फोरामेन सिकम होता है, ये करता क्या? ये देखो, ये फोरामेन सिकम है, बिल्कुल टंग के नीचे ग्रो किया। ये फोरामेन सिकम क्या करता है, ये आगे हमारे पास फेरिंजियल अपरेटस बनाता है। अब ये बनाता कैसे है? देखना, हमारे पास मैंने कहा ये है हमारे पास एक फोरामेन सिकम। ठीक है, अब ये फोरामेन सिकम कैसे अपने आप को डिवाइड करेगा? ये फर्स्ट है, पहले क्या होता है, सबसे पहले इस फोरामेन सिकम में हमारे पास एक आर्च बनती है। इस तरह हमारे पास पहले एक पाउच बनता है, ये होता है फर्स्ट फेरिंजियल पाउच। एम्ब्रियो आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपको कहा टंग के नीचे एक फोरामेन ग्रो करेगा, उसका नाम है फोरामेन सिकम। अब फोरामेन सिकम आगे कैसे डिवाइड होगा? फोरामेन सिकम सबसे पहले एक पाउच बनाएगा, उसका नाम होगा फर्स्ट फेरिंजियल पाउच, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये बनाएगा इस तरह सेकंड फेरिंजियल पाउच। ठीक है, उसके बाद ये बनाएगा थर्ड फेरिंजियल पाउच। उसके बाद फिर ये बनाएगा फोर्थ फेरिंजियल पाउच, और उसके बाद ये बनाएगा फिफ्थ फेरिंजियल पाउच। उसके बाद बनाएगा सिक्स्थ फेरिंजियल पाउच। और क्या होता है, ये बाद में ये जो फिफ्थ फेरिंजियल पाउच ना, ये बाद में डीजेनरेट हो जाता है। इस वजह से आपको सिर्फ कहेगा 1 2 3 5 1 2 3 4 एंड 6 पाउच। दोबारा सुना मेरी बात, हमने कहा पहले टंग के नीचे एक फोरामेन ग्रो किया जिसका नाम था फोरामेन सिकम। फोरामेन सिकम आगे पाउच में डिवाइड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ फिफ्थ। अब हम पढ़ते हैं ये आगे कैसे अपने आप को डिवाइड करते हैं। ये एम्ब्री सुनना, हाँ याद ना भी रखोगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अपने जहन में जरूर रख लेना कि हमारे पास फेरिंजियल अपरेटस बनता कैसे है। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि हमारे पास है, ये है फोरामेन, उसके बाद है हमारे पास आता है फर्स्ट, फिर आता है हमारे पास सेकंड, फिर आता है हमारे पास थर्ड, फिर आता है फोर्थ, और फिर आता है सिक्स्थ, ऐसे ही है। अब हमारे पास ये जो यहाँ हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बन रहा है एक पाउच का। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या, मैंने आपको बताया ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ पाउच बन गए हैं। ठीक है, यहाँ साइड भी हमारे पास सेकंड काम क्या होता है, साइड भी हमारे पास आर्चीज ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। पहला काम क्या हुआ, पहला काम ये आपके पाउच बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ, यानी आपके 1 2 3 4 6 पाउच बन गए। अब सेकंड काम क्या हुआ, सेकंड काम आपके आर्चीज ग्रो करने लग गए, ये वाले आर्चीज ग्रो करने लग गए बिल्कुल पाउच के साथ साथ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये है आपके आर्चीज। ये आपको एम्ब्री बता रहा हूं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि पूछेगा नहीं कोई, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हमने कहा कि फेरिंजियल अपरेटस बनता कैसे, सबसे पहले हमने एक फोरामेन सिकम लिया, उसके बाद हमने पाउच बनाए, पाउच हमने बनाया, ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ, ये हमारे पास सिक्स्थ। ठीक है, फिर हमने ये आर्चीज बनाई, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। फिर थर्ड काम क्या हुआ, थर्ड काम हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक इस तरह की ग्रो करने लगी स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं क्लेफ्ट।
जिसे कहते हैं फेरिंजियल क्लेफ्ट। अब आप लोग अब आप ये देखो कि हमने तीन चीजें बनाई, एक हमने बनाया फेरिंजियल पाउच, एक हमने बनाया फ्रिंजियल आर्च, एक हमने बनाया फ्रिंजियल क्लेफ्ट। ये तीन चीजें हमने बनाई है, ठीक हो गया। फेरिंजियल अपरेटस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फेरिंजियल पाउच, फेरिंजियल आर्च एंड फेरिंजियल क्लेफ्ट। और हमने वो तीन चीजें बना ली कि बनती कैसे। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी और कि हमारे पास इस आर्च के अंदर होता क्या। चलो ये तो पाउच है ना, पाउच के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, आर्च के अंदर क्या आएगी, इसके फंक्शंस क्या वो पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे इस पाउच के अंदर क्या क्या चीजें आएंगे। पाउच के अंदर आप देखोगे हमारे पास अंदर कार्टिलेज पड़ा होगा, ठीक है। आपके पास अंदर नर्व पड़ी होगी, आपके पास अंदर आर्टरी पड़ी होगी, अंदर मसल पड़े होंगे। चार चीजें क्या, आपका कार्टिलेज, मसल, नर्व एंड आर्टरी। कार्टिलेज, मसल, नर्व एंड आर्टरी, कार्टिलेज, मसल, नर्व एंड आर्टरी। इसी तरह कार्टिलेज, मसल, नर्व एंड आर्टरी, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे कार्टिलेज, मसल, नर्व एंड आर्टरी। अभी ये बताता हूं हम क्यों कर रहे हैं कार्टिलेज, मसल, नर्व एंड आर्टरी। अब होता है इसका मतलब ये है कि जो आपका ये जो फेरिंजियल आर्च है ना, इनका काम ये है कि आपके कार्टिलेज, आपके मसल, आपकी नर्व और आपकी आर्टरी को कंट्रोल करना, ठीक हो गया। अब ये थी पहली चीज। अगर मैं फेरिंजियल आर्च की बात करूं तो फेरिंजियल आर्च में हमने चार चीजें पढ़ी, एक पढ़ी कार्टिलेज, एक पढ़ी नर्व, एक पढ़ी आर्टरी, एक पढ़ी मसल, ठीक है। अब रही बात फेरिंजियल पाउच में। फेरिंजियल पाउच में क्या है, फेरिंजियल पाउच हमारे पास मेनली जो होता है ना, इसका काम क्या होता है फेरिंजियल पाउच का, इसका काम होता है हमारे पास कि आपके कुछ ग्रूव्स बनाना। अब ये ग्रूव्स क्या है, हमारे हमारी बॉडी में ना जिस तरह हमारा फिल्ट्रम है, ये फिल्ट्रम भी एक ग्रूव है, ठीक है। और हमारे पास कुछ ऐसे कार्टिलेजेस बनाना, इसका काम भी होता है। हमारे पास ये जो फेरिंजियल पाउच है, इसका काम है आपके ग्रूव्स बनाना, इसका काम है आपके कुछ बॉडी के कार्टिलेज बनाना, ठीक है। और इसका काम है आपकी बॉडी की कुछ बोन्स बनाना, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, यानी आपका ये जो फेरिंजियल पाउच है ये कुछ ग्रूव्स बनाता है। ग्रूव्स कहते हैं हमारे पास कोई भी, देखो ये स्ट्रक्चर जा रही है, ठीक है, इसे कहते हैं ग्रूव। हमारे पास ये ग्रूव, जैसे आप देखोगे अपने ईयर में हमारे पास काफी ग्रूव्स आपको मिलते हैं। ग्रूव्स यानी कोई अपर लाइनिंग या कोई अंदर अंदर लाइनिंग है, उसको कहते हैं ग्रूव्स, ठीक है। इसका काम होता है कार्टिलेज बनाना और बोन्स बनाना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इसकी एम्ब्रियो बताई कि बनता कैसे है। उसके बाद हमने कहा कि फेरिंजियल आर्चिस के अंदर आपका होता है कार्टिलेज, नर्व, आर्टरी एंड मसल। फिर हमने कहा फेरिंजियल पाउच के अंदर क्या होता है, फेरिंजियल पाउच ग्रूव, कार्टिलेज और कुछ बोन्स बनाता है। अब हम बात करते हैं फेरिंजियल क्लेफ्ट की, ठीक है। आप लोगों ने इसमें से कोई भी चीज याद नहीं रखनी, सिर्फ आप लोगों ने अपने जहन में ये बातें रखनी है कि ये कैसे हम बातें करते हैं, क्योंकि कोई आपसे पूछ लेता है फेरिंजियल अपरेटस क्या होता है, ठीक है। और ये काफी जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार हमने फेरिंजियल अपरेटस पढ़ लिया, रट्टा भी मार लिया, ठीक है, तो लेकिन बना कैसे, ये होता क्या क्या चीज है, ठीक है। हमने आपको ये बताया कि टंग के नीचे एक फोरामेन ग्रो किया, उसने आगे से आपको आपका एक फेरिंजियल अपरेटस बनाया। ये जो फेरिंजियल अपरेटस होता है ना, ये बड़ा मेन रोल प्ले करता है आपके डेवलपमेंट सिस्टम में, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि हमारा टेस्ट, ठीक है, हमारी स्मेल, ठीक है, ये सारा जो कंट्रोल है ना, ये आपके फेरिंजियल अपरेटस का है। इसमें आपके कुछ आर्चीज आ जाती है, कुछ पैलेट आ जाते हैं, ठीक, कुछ पाउचेज आ जाते हैं और कुछ हमारे पास क्लेफ्ट आ जाते होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्लेफ्ट का। मेनली याद रखना, ये जो क्लेफ्ट होता है ना, इसका काम होता है आपके ऑडिटरी के साथ, ठीक है, आपके सुनने की सलाहियत के साथ होता है। मैंने आपको पहली बात बताई, दोबारा सुनना, कि जो फेरिंजियल अपरेटस होता है ना, इसका मेन रोल क्या होता है। पहले तो हमने बता दिया कि बन गया, इसका मेन रोल होता है आपकी बॉडी की डेवलपमेंट सिस्टम में रोल प्ले करना। वो कैसे करना, कि देखो अगर एक बंदा सही तरह से सुन नहीं पा रहा, ठीक है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब जब से पैदा हुआ है ना तब से नहीं सुन पा रहा, हम फिर सोचेंगे कि यार इसके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका डैमेज हुआ है, या कौन सी नर्व है, क्योंकि हमारे पास इधर नर्व सप्लाई कर रही होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन सी नर्व है जिसकी डैमेज हुई है, इसीलिए आपको ये पार्ट का जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम ना चलते हैं आगे कि हमारे पास कैसे इसकी डिवीजन होती है, ठीक है। फेरिंजियल हमने तीन चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ी है फेरिंजियल पाउचेस, एक पढ़ी है फेरिंजियल अपरेटस, सॉरी फेरिंजियल, एक पढ़ी फेरिंजियल पाउच, एक पढ़ी फेरिंजियल आर्च और तीसरी पढ़ी है फेरिंजियल क्लेफ्ट। ये तीन चीजें, ठीक है। अब आपको जरा बुक से बताता हूं कि आप लोगों ने इसमें कैसे याद रखना है, लेकिन ये चीज याद रख लो कि इसमें से इसकी एम्ब्रियो कैसे बनी है, डेवलपमेंट कैसे हुई है, और ये कैसे हमारी बॉडी में काम कर रहा है और क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट जरा, अच्छा, अब ये देखना, हमारे पास ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने फ्रिंजियल अपरेटस बनाया, ठीक है। उसमें हमारे पास होता है फ्रिंजियल अपरेटस। फ्रिंजियल अपरेटस में आते हैं हमारे पास फ्रिंजियल क्लेफ्ट, फ्रिंजियल आर्चीज और फ्रिंजियल पाउच,
ठीक है, ये चीज याद रख लो, ना रखो तो कोई मसला नहीं है। जो फेरिंजियल क्लेफ्ट है वो आपका एक्टोडर्म से बनता है, जो फेरिंजियल आर्च है वो मीजो से, और जो हमारे पास फेरिंजियल पाउच है वो एंडोडर्म से। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का सारा रटा वाला सिस्टम था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। अब हमारे पास कुछ चीजें आती हैं फेरिंजियल क्लेफ्ट। ठीक है, अब वो कहता है कि जो फर्स्ट क्लेफ्ट होता है, यानी जो पहला क्लेफ्ट है, अगर मैं इधर हमने जो डायग्राम बनाई है हम उसमें देखें तो हमारे पास जारी बात है, ये वाला फर्स्ट क्लेफ्ट हुआ ना, ये वाला फर्स्ट क्लेफ्ट हुआ, और यहाँ जो बना ये वाला फर्स्ट क्लेफ्ट हुआ। तो वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट क्लेफ्ट होता है ये डिवेल्प करता है क्या, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी माइएटस बनाता है। ठीक है, जो हमारे पास ना ये ईयर है ना, ईयर के अंदर हमारे पास एक मिएटस प्रेजेंट होता है, जहां से आपकी साउंड वेव्स गुजरती हैं, उसे कहते हैं मिएटस। वहां हमारे पास ये बनाता है फर्स्ट। अगर बात करें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लेफ्ट, वो हमारे पास टेम्परेरी सर्वाइकल साइनस बनाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इस थ्रोट का पार्ट होता है जिसने आपके ट्रांसफर करनी होती है इंफॉर्मेशन थ्रू ब्रेन। मैं कहता हूँ ये है मेरे पास थ्रोट, ठीक है, और ये ब्रेन, यहां से इंफॉर्मेशन जाती है आपके ब्रेन की तरफ। यानी हमारे पास कोई भी गला खराब हो तो गला खराब करने में जो जा रही होती है इंफॉर्मेशन, वो इसका काम होता है। यानी फर्स्ट कलेक्ट करता है, डेवलप करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी माइएटस से, सेकंड थ्रू फोर्थ होता है वो करता है टेम्परेरी सर्वाइकल साइनस से, जो बाद में ओब्लिटरेट हो जाता है मेसेनकाइम के अंदर, आर्च मेसेनकाइम के अंदर। ठीक है, अच्छा अब ये फ्रिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट की बात सुनना थोड़ी, ये आप लोगों ने पढ़ी है इसलिए बता दूं। हमारे पास होती है दो कंडीशंस। ठीक है, ये है ए पेशेंट, ये है बी पेशेंट। ये एमसीक्यूज भी थोड़े सोल्व कर लेना कि किस तरह के आते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, वो कहता है उसकी जो है ना थ्रोट में, ठीक है, थ्रोट की आपको स्वेलिंग है, यानी आपको गले की स्वेलिंग मिलेगी। और ये जो बी पेशेंट है इसके भी आपके जो थ्रोट है ना उसकी आपको स्वेलिंग मिली है। ठीक है, अब इधर जो है थ्रोट की स्वेलिंग मिली है, हमने उससे कहा है कि आप ऐसे करो, आप ना पानी का घूंट भरो, जिस तरह पानी का घूंट नहीं पीते उस तरह से करो। ठीक है, उस तरह से जब करेगा तो अगर तो ये वाली जो स्वेलिंग है उसकी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक बंदा आया, ठीक है, उसको कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा गला बड़ा सूजा, गला देखोगे उससे गले में आपको ऐसे लगेगा जैसे टोंसिल्स हैं। ठीक है, आप कहोगे आप ऐसे करो, आप पानी का घूंट भरो, जब वो पानी का घूंट भरेगा तो क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो स्वेलिंग है वो मूव अगर कर जाए, अगर ये वाली स्वेलिंग मूव कर जाए, यानी देखो अगर मैं पानी का घूंट भरूं, ठीक है, तो उसकी वो जो टोंसिल जिसको कह रहे हैं वो मूव आपको करना हुआ दिखाई दे, यानी आपको महसूस हो, हम उसे कहेंगे वो है थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, थायरोग्लोसल डक्ट। ठीक है, या थायरोग्लोसल सिस्ट। अब ये हमारे पास क्या सीन है, हमने ये एंडो की एब्री में पढ़ा था, यही चीज सेम चीज कि एक बंदा आया है, उसकी थायराइड की स्वेलिंग है, हमने उसे कहा मूव करो, जब वो मूव करेगा तो मूव करने से वो मूव होती है, यानी वो जब पानी का घूंट पड़ेगा तो मूव होगी, तो हम उसे कहेंगे वो है थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। ठीक है, अब अगर मैं बी पेशेंट में जाऊं, हम कहेंगे कि उसकी भी थ्रोट की स्वेलिंग थी, हम कहेंगे आप ना ऐसे करो, आप पानी का घूंट भरो, वो मूव करना चाहे लेकिन मूव ना हो, यानी वो पानी का घूंट भरे लेकिन मूव ना हो, स्टक की रहे, हम उसे कहेंगे वो है फेरिंजियल साइनस। ठीक है, या हम इसका नाम होता है सर्वाइकल साइनस, वहां मैंने आपको बताया था, या इसका नाम होता है फेरिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट, या इसका नाम होता है फेरिंजियल क्लेफ्ट साइनस। ठीक है, इसको इस नामों से आपको याद रखते हैं, यही बातें मैंने आपको एंड में बताई हुई थी। ठीक है, यही दो दो क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको ये आए हैं, बल्कि क्वेश्चन मैंने एनआरडी में देखे हैं कि आपको इतना थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट का आया था कि एक बंदा है, ठीक है, वो थ्रोट उसकी इन्फेक्शन हुई है, उसकी वजह से उसकी थ्रोट बहुत स्वेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है जैसे इसका हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन हमने जब उसकी स्वेलिंग मूव की है तो वो मूव हो गई है, तो वो क्या है, वो है थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। ठीक हो गया, हमारे पास ये थे हमारे पास दो पेशेंट। अब चलते हैं आगे, हमारे पास अगला आता है फेरिंजियल आर्चिस। ठीक है, अब फेरिंजियल आर्चिस को जो मैंने याद रखने का तरीका किया था ना, मैंने क्या किया था, मैंने इस तरह से बना लिया था, ये देखना, एक मिनट, यहां शायद आप लोगों को सही तरह शो नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने ये देखो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च में आपको कौन सी नर्व जाती है, क्रैनियल नर्व 5 जाती है। ठीक है, उसके आगे मसल्स कौन सी आते हैं, टेम्पोरालिस, मेसेटर, लेटरल, मेडियल, पेटारिकोइड। अगर आप लोगों को मैं यहां से दिखाऊं, ठीक है, बुक से, तो बुक में भी ऐसा ही है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, क्रैनियल नर्व 5। फर्स्ट फेरिंजियल आर्च कौन सी थी, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च थी आपकी ये वाली, ये वाला आपका कौन सा है, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च, ऐसा ही है पहले वाला। ठीक है, और ये फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है, यहाँ कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, क्रैनियल नर्व 5 का तीसरा पार्ट, जिसका काम होता है च्यू करना। उसमें कौन से मसल्स आते हैं, मास्टिकेशन वाले, टेम्पोरालिस आता है, मेसेटर, लेटरल आता है, मेडियल, पेटारिकोइड आता है, माइलोहायोइड आता है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक आता है, टेंसर डिप्पनाई आता है, टेंसर विलाई पैलेटिनाई आता है, और एंटीरियर टू थर्ड टंग आता है। ये आप लोगों को ऐसे ही चीजें रटनी पड़नी है, सीधी सी बात है। क्यों, सिर्फ इस तरह याद रखो कि आपके जो मसल्स है ना, ये वो वाले मसल्स हैं जो कि च्यू करने में आपकी हेल्प करते हैं। और ये कौन सी नर्व है, क्रैनियल नर्व 5 का तीसरा पार्ट, और ये आते हैं फर्स्ट फेरिंजियल आर्च आगे डेवलप करवाता है।
ठीक है। और कार्टिलेज कौन से आते हैं? कार्टिलेज इसमें आते हैं आपके मैक्सिला जाइगोमेटिक, उसके बाद आता है मैकल कार्टिलेज, उसके बाद आता है मैलियस एंड इनकस और स्फिनोमैंडिबल लिगामेंट्स। ये चीजें आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड फेरिंजियल आर्च की बात करूं, तो सेकंड फेरिंजियल आर्च को आपकी सप्लाई करती है क्रैनियल नर्व 7। ठीक है, क्रैनियल नर्व 7 आपका काम होता है फेशियल नर्व को कहते हैं, यानी इसके जो फेशियल के एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं, वो किसका काम है? आपके क्रैनियल नर्व 7 का। और क्रैनियल नर्व 7 कहां से बनती है? सेकंड फेरिंजियल आर्च से। ये याद रखनी है। इसमें कौन से मसले आते हैं? स्टेपीडियस, स्टेलोहायोइड, पैलेटिज्मा एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक। उधर एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक है, यहाँ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अगर कार्टिलेज की बात करूं, तो कार्टिलेज में इधर आएंगे आपके स्टेप्स, स्टाइलोहायोइड, लेसर होनवा हायोइड एंड स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड फेरिंजियल में, फोर्थ में की बात करें, तो वो आप याद रख लो कि जो थर्ड फेरिंजियल आज होता है उसका काम होता है स्वेलो करना। ठीक है, आप लोगों को ये चीज याद करने में टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, कोशिश करना जिस तरह मैंने बनाए हैं इसके, ठीक है, उस तरह बना लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लेकिन रट्टी रट्टी चीजें फिर भी पढ़नी है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी चीज आती है, मैं खुद कोशिश करता होता हूँ। ठीक है, बार बार मुझे जो है ना रटना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, फिर भूल जाती है, लेकिन बार बार करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसके वो क्वेश्चन करता है, कैसे करता है? वो कहता है कि ये बताओ कि आपके कौन से ऐसे स्वेलो वाले मसल हैं, यानी स्वेलो वाले मसल कौन से हैं? आप स्टाइलो फेरिंजियस। ठीक है, कौन सी ऐसी जो स्वेलो है उसका वो कौन सी नर्व स्टिमुलेट करती है? क्रैनियल नर्व 9। और क्रैनियल नर्व 9 किस कहां से बनती है? आपके थर्ड फेरिंजियल आर्च से। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पाउच भी है। ठीक है, इसी तरह हमारा पाउच है। पाउच में हमारे पास क्या आता है? हम बात करें तो हमारे पास है फर्स्ट फेरिंजियल पाउच। फर्स्ट फेरिंजियल पाउच आपके कहाँ है? इसकी डेरिवेटिव्स है मिडल ईयर कैविटी, यूस्ट्रीशियन ट्यूब। यूस्ट्रीशियन ट्यूब क्या होती है? हमारे पास जो है ना ये है ईयर। ठीक है, ये ईयर का जो कनेक्शन होता है ना आपके गले के साथ, उसे कहते हैं यूस्ट्रीशियन ट्यूब। ठीक है, यूस्ट्रीशियन ट्यूब जो भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है मास्टोइड एयर सेल्स। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड फेरिंजियल पाउच की बात करें, इसमें आपके पैलेटाइन टॉन्सिल्स आते हैं। थर्ड के दो पार्ट्स है, एक है डोर्सल और एक वेंट्रल। डोर्सल का काम इंफीरियर पैराथायरॉइड। ठीक है, और वेंट्रल में आता है थाइमस। फोर्थ है डोर्सल में आता है सुपीरियर पैराथायरॉइड, वेंट्रल में आता है आपका पैराफोलिकुलर सेल्स। ठीक है यार, ये चीजें आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं इसको जिस तरह मर्जी करूं, ठीक है, समझाने की भी कोशिश की मैंने, लेकिन ये है कि आपको ये रट्टा जरूर मारनी पड़ेगी, ये सारी चीजें फ्रिंजियल क्लेफ्ट, फ्रिंजियल सिस्ट। लेकिन ये है कि इसकी एम्ब्रियो एक बार याद कर लेना। ठीक है, कि इसकी एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट हुई और कैसे इसके बाकी के स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो डेवलप करते हैं, बस ये चीज याद रख लो। ठीक है, हाँ, इसको जरा ये है कि अचानक आपको ये चीजें नहीं याद होंगी, लेकिन ये है कि इसको टाइम आपको देना पड़ेगा और ये टाइम भी लेगी। ठीक हो गया? अच्छा, हमारे पास उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है जेनिटल की एम्ब्रियोलॉजी। आप लोगों ने बेसिकली ये पढ़ी हुई है, इस वजह से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ी है जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीजें जो मैंने आपको नहीं थी बताई और कुछ चीजें वो बता दी हैं, लेकिन मैं दोबारा से इसको दोबारा से रिपीट करूंगा। मैं कहता हूँ ये है मेल, ठीक है, और ये है फीमेल। मेल में हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, और जो फीमेल होता है वहां होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, जो बातें नहीं भी बताई, जो बातें बताई हैं, मैं वो सारी बातें रिपीट करने लगा हूं, इस वजह से दोबारा से सुना। हमारे पास ये जो मेल्स है, इसमें जो वाई क्रोमोसोम होता है, इस वाई क्रोमोसोम के अंदर ऐसे एक जीन लगी होती है, उसका नाम होता है SRY जीन। ये आप लोगों को पता होगा कि ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे पास इस मेल के ऊपर एक्स वाई और वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन लगी होती है SRY। ये SRY जीन करती क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये SRY जीन, ये SRY जीन करती क्या? ये आपकी टेस्टिस की डेवलपमेंट करवाती है। ठीक है, जब ये टेस्टिस की डेवलपमेंट हो जाएगी तो टेस्टिस के बाद दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सर्टोलाई सेल्स, एक होते हैं लेडिक सेल्स। सर्टोलाई सेल्स क्या करते हैं? फिर जो सर्टोलाई सेल्स हैं वो आगे जाके आपके, मैंने आपको बताया था, जो मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर है वो रिलीज करती है और आपके मीजोनेफ्रिक पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं। ये चीज याद है किसी को कि मैं रिपीट करवा दूं? याद है। मुझे कोई बता सकता है ये बात? याद है ना? क्योंकि मैंने आपको बस ये नहीं थी बताई कि वाई क्रोमोसोम का जीन होती है SRY। SRY जीन टेस्टिस को प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस आगे से सर्टोलाई और लाइडी सेल करते हैं, और सर्टोलाई सेल से करते हैं ये आपके मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर को रिलीज करते हैं और आपके पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, या जिसे आप मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक्स एक्स की बात करते हैं। एक्स एक्स में हमारे पास क्या होता है? यहाँ हमारे पास ओवरीज होती हैं। ठीक है, ये ओवरीज क्या करती है? ये हमारे पास मुलेरियन फैक्टर को रिलीज करती हैं, जो कि आगे मीजोनेफ्रिक डक्ट को इनहिबिट कर देती हैं। ये वाली बात तो मैंने आपको बताई थी डायग्राम बना के कि हमारे पास ये ओवरीज हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो डक्ट वगैरह और कौन सी डक्ट डिजनरेट हुई। ठीक है, अब कुछ बातें वो सुनना। हम कहते हैं कि हमारे पास मेल्स में जो ये मेल ये है और ये है टेस्टिस।
हमारे पास ये एक डक्ट है, ये सेकंड डक्ट है, और ये इस तरह डक्ट है, अभी तक डिजेनरेट नहीं हुई, ठीक है। हमारे पास ये जो हमारे पास मेल के अंदर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ने डिजेनरेट होना था, मेल के अंदर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ने डिजेनरेट होना था, और जिस डक्ट ने रहना था उसका नाम था मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो कोई भी चीज, याद रखना मेरी बात, कोई भी चीज जब डिजेनरेट होती है ना, उसका कोई ना कोई रेमनेंट जरूर आ जाता है। हम ये पढ़ते हैं, हमने पढ़ा जो है ना उरेकस का क्या था रेमनेंट, एलेंटोइस से, जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हमने जब बाकी चलो खैर वो और बातें हैं। बात ये हो रही है कि हमारे पास ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये तो रहेगी, ठीक है, लेकिन जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है ये डिजेनरेट हो जाएगी, लेकिन इसका कुछ रेमनेंट्स रह जाएगा। वो रेमनेंट्स क्या होता है, हम जब टेस्टिस की एनाटॉमी डिस्कस करते हैं तो टेस्टिस के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है, उससे कहते हैं अपेंडिक्स, उससे कहते हैं अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। इसका काम कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको बताया रेमनेट्स का काम कुछ नहीं होता, लेकिन ये शो के बारे, जैसे हम बात करें ना अपनी बैकबोन में, बैकबोन के नीचे आप देखोगे एक टेल है, ठीक है। और साइंटिस्ट ये कहते हैं, ठीक है, जब बायोलॉजी ये कहते हैं कि यहाँ आपकी एक टेल थी पहले, ये टेल डिजेनरेट हुई और उसका जो रेमनेंट्स है वो ये बोन है, जिसका काम कोई भी नहीं है। अब ऐसे ही हम बात करें कि हमारे पास ये था, पहले थी हमारे पास एक पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जब मेल्स के अंदर ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डिजेनरेट हुई तो इसका एक रेमनेंट्स रह गया, वो रेमनेंट्स आपके टेस्टिस के अंदर रह गया, उसका नाम था अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। इसका काम कोई भी नहीं है, इसका काम कोई भी नहीं है, सिर्फ ये वैसे एक रेमनेंट्स है। अब अगर मैं बात करूं फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर हमने कहा ये है ओवरीज और ये है दो डक्ट्स, ठीक है। हमने कहा था कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है ये डिजेनरेट कर जाती है और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट परसिस्ट रहती है, ठीक है। ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है ना, ये जब डिजेनरेट तो कर जाती है लेकिन इसका भी तो कुछ रेमनेंट्स रहेगा। अब वो रेमनेंट्स होना कैसे होता है, मैं कहता हूं हमारे पास ये है यूट्रस, ये है हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब और ये है हमारे पास ओवरीज, ठीक है। और यहां हमारे पास इस यूट्रस के साथ यहां हमारे पास एक डक्ट ग्रो करती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारे पास डक्ट, इसे कहते हैं हम गार्टनर डक्ट या हम कहते हैं गार्टनर सिस्ट। इसका भी काम कोई नहीं होता, मैंने आपको बताया रेमनेंट्स क्या होता है, जिसका काम कोई भी नहीं होता, फंक्शन कोई भी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ वो शो करवा रही होती है कि जनाब पहले इसका ये रेमनेंट्स, ये इसका रेमनेंट्स है किसी पहली चीज का। जैसे हमने कहा कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का जो रेमनेंट्स है मेल में वो था अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, वैसे हमने कहा मीजोनेफ्रिक डक्ट का जो रेमनेंट्स है वो है गार्टनर सिस्ट या गार्डनर डक्ट। ये थी हमारे पास ये चीज, ठीक है। अब हमारे पास एक डिजीज आती है, वो कहती है मायर रुकिंस्की कुल्चर सिंड्रोम या मायर रुकिंस्की कुल्चर सिंड्रोम वगैरह, जैसे इसको प्रोनाउंस कर लो। अब ये होता क्या है, ठीक है, पहली चीज मैं इसको क्लिनिकल क्वेश्चन से बताऊंगा कि एक हमारे पास फीमेल आई है, ठीक है, उसको है प्राइमरी एमनियोरिया। मैं अभी आपको बताता हूँ प्राइमरी बता देता हूँ एमनियोरिया क्या होता है। एमनियोरिया कहते हैं कि आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड है, यानी एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इसे कहते हैं एमनियोरिया। यानी एक पेशेंट आई है वो प्राइमरी एमनियोरिया के साथ आई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, उसका हमने यूट्रस देखा वो एब्सेंट था, ठीक है। थर्ड चीज, उसके जितने भी एक्सटर्नल पार्ट थे ना वो नॉर्मल थे, यानी सर्विक्स वगैरह हर चीज नॉर्मल थी। तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहली चीज, एक फीमेल आई है प्राइमरी एमनियोरिया के साथ, लेकिन प्राइमरी अभी बता देता हूं आपको, एमनियोरिया मैंने आपको कहा है कि ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। सेकंड चीज यूट्रस के एब्सेंट के साथ, थर्ड चीज एक्सटर्नल जेनिटल उसके सारे के सारे नॉर्मल है, हम उसे कहेंगे वो डिसीज है मायर रुकिंस्की कुल्चर सिंड्रोम। लेकिन पहली चीज जो मैंने आपको बताया थी प्राइमरी क्या है, हमारा जो एमनियोरिया होता है इसकी होती है दो टाइप से, एक होता है प्राइमरी एमनियोरिया, एक होती है सेकेंडरी एमनियोरिया। एमनियोरिया कहते हैं एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या, ठीक है। प्राइमरी कहते हैं कि हमारे पास एक बच्ची है, ठीक है, हमारे पास 9 फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो है वो 9 to 10 इयर्स में जो है ना मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके 15 इयर्स तक भी मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है, 15 ईयर तक भी मेंसेस स्टार्ट नहीं हुई, तो हम उसे कहेंगे वो है प्राइमरी एमनियोरिया, यानी स्टार्ट में, ठीक है, यानी स्टार्ट में। और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी में ये है कि एक फीमेल थी, ठीक है, उसको पहले कोई मसला नहीं था, पहले उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका ठीक था, उसके मेंसेस ठीक थे, हर 28 डेज में या 27 डेज में आते थे, नॉर्मल थे। लेकिन क्या हुआ दरमियान में कहीं उसके 3 से 4 महीने हो गए हैं, उसके जो मेंसेस हैं वो बंद हुए पड़े हैं, ठीक है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं वर्क कर रहा, हम उसे कहेंगे सेकेंडरी एमनियोरिया। प्राइमरी एमनियोरिया क्या है कि मैंने आपको बताया कि उसके जो मेंसेस है यानी स्टार्टिंग फेज में नहीं आ रहे। सेकेंडरी में ये है कि पहले आ रहे थे, बाद में मसला बना, और जिसे कहते हैं कोई भी फीमेल आती है, अब जारी बात है प्राइमरी है तो इसका मतलब ये बच्ची होगी, ठीक है। मैंने आपको कहा एक आई है फॉर एग्जाम्पल
एक 14 ईयर्स की गर्ल आई है, ठीक है, फीमेल आई है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब उसका जो है ना एमनियोरिया अभी तक चल रहा है, यानी उसके मेंसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसका जो यूट्रस हमने देखा वो एब्सेंट था। थर्ड चीज हमने देखा कि क्या है इसका जो बाहर वाले यानी सर्विक्स वगैरह, सर्विक्स हो गया, ठीक है, लेबिया पार्ट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद जितने भी बाहर वाले पार्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो नॉर्मल है। हम उसे कहेंगे ही हैड डिसीज मायर रोकिंस्की कूस्टर सिंड्रोम, ठीक है। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। आप लोग क्लिनिकल क्वेश्चन से ये सवाल याद करो तो आपको ये जो है ना कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी और ये इजीली सोल्व हो जाएगी, कोई इशू भी नहीं बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, ठीक है, मुलैरियन डक्ट की, वो भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्या आती हैं, समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, बस ऐसे ही सुनी जा रहे हो लेक्चर, मुझे ये तो बताओ। जी जी आ रही, मैं क्लास हो रहा रिस्पॉन्स दो ताकि मुझे पता लगे कि समझ भी है, कि मैं कंटिन्यू भी क्लास रखे हैं कि हाँ बस आ रही है, ऐसे समझ ही आ है। रही है। अच्छा चलो, फिर भी ना आए, जहां भी ना आए मुझे जरूर बताओ। ठहरे कर अच्छा, मुलैरियन डक्ट एनोमलीज, मैंने आपको बताया पहले मुलैरियन डक्ट होता क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए मुलैरियन डक्ट का पहला नाम क्या था, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, दूसरा नाम था ओवेरियन डक्ट, ठीक हो गया। इसको स्टिमुलेट कौन करता है, ओवरीज। अब हम पढ़ते हैं ऐसे बंदे जिनके अंदर मुलैरियन डक्ट की एनोमलीज आती हैं। अगर मैं पहले नॉर्मल बात करूं कि नॉर्मल मुलैरियन डक्ट डेवलप हुआ है, जिसने आगे से क्या चीजें बना दी हैं, देखना, जिसने आगे से ये यूट्रस है, ये नॉर्मल है, ठीक है, उसके बाद ये है फ्लोपियन ट्यूब और ये है ओवरीज, यानी ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मुलैरियन डक्ट की एनोमली यानी अबनॉर्मैलिटी, मुलैरियन डक्ट सही तरह से डेवलप नहीं हुई, ठीक है, या इसके अंदर कोई अबनॉर्मैलिटी आ गई तो क्या मसला बनेगा। सबसे पहले हमारे पास आती है सेप्टेट यूट्रस। अब सेप्टेट यूट्रस क्या होता है, ठीक है, हमारे पास ये देखना, हमारे पास ये ओवरी थी, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहां से हमारे पास ये होता है अंदर यूट्रस, ठीक है। ये जो यूट्रस होता है ना, ये आपस में ऐसे डिवाइड हो जाता है इस तरह, ठीक है, यानी इस बटरफ्लाई शेप ऊपर से जो है ना वो थायराइड शेप बन जाता है, ठीक है। गुबर्निकुलम होता क्या, हमें तो पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। गुबर्निकुलम हमारे पास एक ऐसा फिलामेंटियस फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हम देखेंगे कि हमारे मेल्स में क्या काम करता है और फीमेल्स में क्या काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास गुबर्निकुलम है, ये एक फाइब्रस टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं कहूंगा मेरे पास ये है टेस्टिस, ठीक है, और ये मेरे पास है सक्रोटम, सक्रोटम के अंदर मेरे पास पड़ी है ये टेस्टिस, ठीक है। इस टेस्टिस और इस सक्रोटम में हमारे पास इसके दरमियान एक ऐसा टिश्यू होता है, उसे कहते हैं गुबर्निकुलम, ठीक होगा। ये एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसने होल्ड करके रखना होता है आपके टेस्टिस को सक्रोटम के साथ। इधर और भी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम इधर सिर्फ गुबर्निकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये टेस्टिस और सक्रोटम के दरमियान एक टिश्यू लाइक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं गुबर्निकुलम, ठीक है। ये था हमारे पास मेल में गुबर्निकुलम का क्या काम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल में गुबर्निकुलम का क्या काम है। वहां भी एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, गुबर्निकुलम एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है, मेल में काम ये है कि मेल में अटैचमेंट करवाता है बिटवीन द टेस्टिस एंड द सक्रोटम। लिगामेंट्स होते हैं कुछ जो हम आगे एनाटॉमी में पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, एक होता है हमारे पास राउंड लिगामेंट। ये दो लिगामेंट के जो स्ट्रक्चर है ना वो बनाना किसका काम है, आपके गुबर्निकुलम का। आगे हम पढ़ेंगे इसकी लोकेशंस क्या है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है लिगामेंट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन गुबर्निकुलम के बारे में हमने कहा ये एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है। मेल में इसका रेफरेंस ये है कि मेल में टेस्टी टू द सक्रोटम आपका एक टिश्यू अटैच होता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, दूसरी तरफ फीमेल में आपका एक ओवेरियन और राउंड लिगामेंट आपका बनाता है, ठीक है। आपने इसी तरह ये चीज याद रखनी है और इसी तरह आपसे एग्जाम से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड होता है प्रोसेस वेजाइनैलिस। ये क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस वेजाइनैलिस क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, हमारे पास ये है एब्डोमेन, ठीक है, और एब्डोमेन में हमारे पास यहाँ पे जब बेबी अभी पैदा नहीं होता तो यहाँ पे टेस्टिस ऊपर होती है, असेंड हुई होती है, ठीक है। इस टेस्टिस ने हमारे पास ये सक्रोटम है हमारे पास, ये हमारे पास सक्रोटम है। इन टेस्टिस ने क्या करना है, इन टेस्टिस ने इस इधर से यहाँ फॉल करना है और डिसेंड होके आपके इधर सक्रोटम के अंदर आना है,
ठीक है, हमारे पास ये जिसके थ्रू आता है उसे कहते हैं प्रोसेस वेजाइनलिस। यहाँ हमारे पास ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह, इधर एक ट्यूब लाइक होती है, एक इधर एक ट्यूब लाइक होती है, जिसने आपके एब्डोमेन से टेस्टिस को पकड़ के स्क्रोटम तक लेके आना, उसे कहते हैं प्रोसेस वेजाइनलिस। ठीक है, अगर मैं एक दोबारा बात करूं, मैं ये कहूंगा कि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके जो टेस्टिस होते हैं ना वो एब्डोमेन में ही रह जाते हैं। अब बेसिकली जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन में क्यों रह जाते हैं, ठीक है, और स्क्रोटम में क्यों आते हैं, इसकी रीजन क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो बॉडी है ना उसका होता है 37 डिग्री बॉडी का जो टेम्परेचर है, लेकिन जो टेस्टिस है ना उसका टेम्परेचर होता है 34 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये टेस्टिस आपके एब्डोमेन के अंदर रहते हैं तो हमारे स्पर्मेटोसाइट्स जो है, स्पर्म जो है वो रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, हमने कहा था, एक होते हैं हमारे पास सर्टोलाई सेल्स, एक होते हैं हमारे पास लेडिक सेल्स। ठीक है, सर्टोलाई सेल्स का काम होता है आपके टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाना, लेडिक सेल्स का काम होता है आपके स्पर्मेटोसाइट्स को रिलीज करवाना। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, यानी एक हार्मोन, ये आपका टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, यानी इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, इसके बाद 40 डिग्री भी आएगा ना तो ये हार्मोन रिलीज करेगा, लेकिन जो स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्म्स रिलीज उसी वक्त होंगे जब उसको टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा तेज ना मिले। अगर उसको टेम्परेचर को ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, अगर हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है 37 डिग्री इसको मिलेगा तो ये कभी भी स्पर्म्स को रिलीज नहीं करेंगे। इस वजह से इसका टेम्परेचर ऑक्यूपाई करने के लिए हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसे कहते हैं प्रोसेस वेजाइनलिस, उसके थ्रू जो टेस्टिस होता है वो ड्रेन कर जाता है आपके स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, इसके कहते हैं हम ट्यूब को कहते हैं प्रोसेस वेजाइनलिस। और हमने बताया कि इस टेस्टिस और इसके दरमियान हमारे पास होती है स्ट्रक्चर जो कहते हैं गुबर्निकुलम। ठीक है, ये चीज क्लियर है, दो बातें आपको बताइए कि गुबर्निकुलम क्या होता है और प्रोसेस वेजाइनलिस क्या होता है। अगर भाई फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर प्रोसेस वेजाइनलिस का कोई रेमिनेंट्स नहीं रहता, ये ओब्लिटरेट कर जाता है। हमने अब चार बातें पढ़ी, पहले हमने पढ़ा कि गुबर्निकुलम में एक फाइब्रस टिश्यू है, मेल में इसका रेमिनेंट्स ये है कि ये आपका टेस्टिस टू द स्क्रोटम अटैचमेंट करवाता है, फीमेल में इसका रेमिनेंट्स ये है कि ये ओवेरियन और राउंड लिगामेंट बनाता है। ठीक है, अब हमने सेकंड पढ़ा प्रोसेस वेजाइनलिस। प्रोसेस मैं रिपीट कर देता हूं, हमने पहले बात करी सबसे पहले कि जो गुबर्निकुलम होता है ये एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है, फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, जो क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है स्क्रोटम, ठीक है, और यहाँ है टेस्टिस, ये अंदर टेस्टिस पड़े हुए हैं। इस स्क्रोटम और टेस्टिस के दरमियान में जो अटैचमेंट करवाता है ना एक फाइब्रस टिश्यू, उसे कहते हैं गुबर्निकुलम। ठीक है, यानी अगर कोई कहे गुबर्निकुलम क्या होता है, कहना है कि एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है, मेल में उसका काम यह है कि मेल में टेस्टिस और स्क्रोटम के दरमियान एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि हमारे पास ये गुबर्निकुलम है ही नहीं है। ठीक है, अगर गुबर्निकुलम नहीं होगा तो ये टेस्टिस कभी भी यहां नहीं रहेंगे, ये टेस्टिस कभी एब्डोमेन में चले जाएंगे प्रोसेस वेजाइनलिस के थ्रू, कभी नीचे आ जाएंगे, यानी ये टेस्टिस कभी भी एक जगह पे अटैच नहीं रहेंगे। इसको अटैच करवाने के लिए गुबर्निकुलम का होना जरूरी है। सेकंड चीज हमने पढ़ी व्हाट इज प्रोसेस वेजाइनलिस। हमने कहा प्रोसेस वेजाइनलिस एक ऐसी ट्यूब है जिसके थ्रू टेस्टिस ने एब्डोमेन से, जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा जब फीटल लाइफ में होता है तो उसके जो टेस्टिस होते हैं वो, क्योंकि वो काम तो कर नहीं रहे होते तो वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, तो फिर वो जो होते हैं वो एब्डोमेन से रिलीज करते हैं आपके प्रोसेस वेजाइनलिस के थ्रू स्क्रोटम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये है हमारे पास स्क्रोटम। ठीक है, ये स्क्रोटम यानी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक टेस्टिस इधर ट्रेन करना है, एक टेस्टिस इधर ट्रेन करना है, और ये एब्डोमेन में ये टेस्टिस पड़ा हुआ है और ये टेस्टिस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये टेस्टिस ने यहां से आना है इस स्क्रोटम में, और इस टेस्टिस ने यहां से आना है इस स्क्रोटम में। ठीक है, और फिर हम ये आना है, ये जिसके थ्रू आना है, यानी जारी बात है कोई ट्यूब होगी उसके थ्रू ही आना है ना, तो जिस ट्यूब के थ्रू आना है उसे कहते हैं प्रोसेस वेजाइनलिस। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि यार चलो जो बच्चे हैं उनके टेस्टिस ऊपर ही रहे हैं, यानी पैदा होने के 6 मंथ, हम 6 मंथ चेक करते हैं, कुछ कहते हैं कि 1 ईयर वेट करो। ठीक है, हम वेट करते हैं, टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए, अगर उसके टेस्टिस डिसेंड नहीं है फिर हम उसकी ऑर्कियोपेक्सी करते हैं। ठीक है, ऑर्कियोपेक्सी करते हैं, फिर हम उसकी वजह से क्या करते हैं, हम टेस्टिस को खुद खींच के डिसेंड करवाते हैं प्रोसेस वेजाइनलिस के थ्रू स्क्रोटम में। मैं प्रोसेस वेजाइनलिस का इसलिए नाम पढ़ रहा हूं क्योंकि हमने अभी ये बात पढ़ी है व्हाट इज प्रोसेस वेजाइनलिस। इट इज अ ट्यूब, ठीक है, जिसने डिसेंड करवाना आपके टेस्टिस को एब्डोमेन से स्क्रोटम तक। ठीक है, ये था हमारे पास गुबर्निकुलम और प्रोसेस वेजाइनलिस।
अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ जब हम एक कहते हैं कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक अनडिफरेंशिएटेड चीज पड़ी है जिसने अभी डिफरेंस करना है मेल में और फीमेल में। अभी ना तो मेल बना है ना तो फीमेल बना है। हमने पढ़ा था जब मेल और फीमेल नहीं बनता तो हमारे पास दो डक्ट होती है, एक मीजोनेफ्रिक और एक पैरामीजोनेफ्रिक, ठीक है। लेकिन हमारे पास हम अभी और बात कर रहे हैं, अब हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं कि अनडिफरेंशिएटेड चीजों सेल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें पड़ी होती है। हमारे पास पहली चीज पड़ी होती है जेनिटल ट्यूबरकल, ठीक है। सेकंड चीज हमारे पास पड़ी होती है यूरोजेनिटल साइनस, अब मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं। थर्ड चीज होती है यूरोजेनिटल फोल्ड। फोर्थ होती है लेबियोसेक्रोटल स्वेलिंग। अब ये क्या है? मैं कहता हूं कि हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको आप पेरिनियम स्ट्रक्चर कहते हो ना, उसके आउटर स्ट्रक्चर बनाइए। मैं कहता हूं ये है एनस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एनएस, ये है मेरे पास एनएस, और एनएस से यहां से एक इस तरह जा रही है, ठीक है। और हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, और ये अब ये है क्या, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसने आगे डिवाइड होना है या तो मेल में या तो फीमेल में, ठीक है। यानी ये जो मेरे पास ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, इसे कहते हैं जेनिटल ट्यूबरकल, ठीक है। उसके बाद ये जो स्वेलिंग है ना, इसे कहते हैं लेबियोसेक्रोटल स्वेलिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने ना अभी डिवाइड होना है, यानी जेनिटल ट्यूबरकल ने आपके मेल में होगा तो एनएस में चले जाना है, फीमेल में होगा तो क्लाइटोरस में चले जाना है, ये अभी बताता हूं आपको। लेकिन अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर को ध्यान रखो। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने एनएस बनाया, उसके बाद ये है लेबियोसेक्रोटल स्वेलिंग, ये जेनिटल ट्यूबरकल, और ये जो होता है इसे कहते हैं यूरोजेनिटल फोल्ड, और ये जो होता है इसे कहते हैं यूरोजेनिटल साइनस। ये एक स्ट्रक्चर अपने ज़हन में जरूर रखना, ठीक है। यानी एक ये ऐसा, कोई भी कहे कि यार ये क्या स्ट्रक्चर आपने बनाया, आपने कहना ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ना तो भी मेल बना है ना तो भी फीमेल बना है, ठीक है। अब ये एक सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर बना है, या तो ये फीमेल में या तो ये मेल में जा सकता है, और या तो ये फीमेल में जा सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर में जा सकता है। पहले आपको पता है जेनिटल ट्यूबरकल है, यूरोजेनिटल साइनस है, यूरोजेनिटल फोल्ड है और लेबियोसेक्रोटल स्वेलिंग है। अब हम पढ़ेंगे ये आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में ड्राइव होता है, ये अभी आपको बताता हूँ। ये आपको बुक से दिखाता हूँ। हमारे पास स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं आप देखना। हमारे पास हमने का जो जेनिटल ट्यूबरकल है, अगर तो ये फीमेल में जाएगा तो उसने बनाना है क्लाइटोरस, ठीक है। सेकंड चीज जेनिटल ट्यूबरकल, और क्या बनाएगा, फीमेल में बनाएगा एक वेस्टिबुलर ट्यूब। मेल्स में क्या बनाएगा, हमारे पास कॉर्पस कवर्नोसम एंड स्पंजियोसम। हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, जेनिटल ट्यूबरकल, उसके बाद लेबियोसेक्रोटल स्वेलिंग, यूरोजेनिटल साइनस, यूरोजेनिटल फोल्ड। इन्होंने आगे फिर डिवाइड होना है, या तो उन्होंने फीमेल में चले जाना है या तो उन्होंने मेल में चले जाना है। अगर तो फीमेल में जाना तो ये वाले स्ट्रक्चर्स आएंगे, अगर तो मेल्स में जाना तो ये वाले स्ट्रक्चर्स आएंगे। अब कहा है कि जो यूरोजेनिटल साइनस है, अगर ये फीमेल में जाता है तो क्या बनाएगा, आपका ये वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बनाएगा, ठीक है, और साथ आपका पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स बनाएगा, ठीक है, यानी यूरेथ्रल और वेस्टिबुलर ग्लैंड बनाएगा। अगर ये मेल्स में जाएगा तो फिर क्या बनाएगा, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बनाएगा। ये आप लोगों ने ऐसे ही चीजें याद करनी है। अब लेबियोसेक्रोटल स्वेलिंग क्या बनाएगी, आपका फीमेल में ये लेबिया माइनोरा बनाएगा, ठीक है, लेबिया माइनोरा वगैरह, लेबिया मेजोरा वगैरह। अगर ये मेल्स में बात करें तो मेल्स में ये सेक्रोटम बनाएगा। आपने यही स्ट्रक्चर ये याद रखनी है। वो इतनी ये पूछता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कहे कि यार यूरोजेनिटल साइनस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड है, जब वो मेल्स में जाएगा तो क्या बनाएगा, आपने कहा जब यूरोजेनिटल साइनस मेल में जाएगा तो ये आपका क्या बनाएगा, आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बनाएगा और साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बनाएगा, ठीक है। आपने इस तरह याद रखना। अगर कोई कहे कि यार लेबियोसेक्रोटल स्वेलिंग है आपकी, ठीक है, ये वाली, ये जब मेल्स में जाएगी तो क्या बनाएगा, आपने कहा ये पीनस बनाएगी, सॉरी पीनस कह रहा हूं, सेक्रोटम बनाएगी, ठीक है। और अगर ये लेबियोसेक्रोटल स्वेलिंग जब आपकी इसमें जाएगी तो आपका ये लेबिया माइनोरा बनाएगी, और कुछ लेबिया मेजोरा का स्ट्रक्चर बनाएगी। ये आपने ऐसे ही याद रखनी है चीज, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसा, बेसिकली आपकी एम्ब्रियो खत्म हो गई थी लेकिन मैंने कहा कुछ चीजें रह गई हैं, ठीक है, वो कवर कर लें ताकि आपको कोई चीज रह ना जाए। एक मिनट जरा आपको ये वाली स्क्रीन दिखाऊं। अच्छा ये देखना, ये वाला एक स्ट्रक्चर है, आप ये टेबल सिर्फ आपने इस तरह याद रखना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने ये, बल्कि इधर आपको बताता हूं इसके अंदर कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये एक एंजाइम में रिलीज होता है जिसका नाम होता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। यानी अगर मैं कहूं कि आपकी बॉडी में 5, अब डीएसटी है क्या, वैसे हमारे पास जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है इसका काम होता है मेल के एक्सटर्नल जेनिटालिया बनाना, यानी पीनस बनाना,
ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करें स्क्रोटम बनाना, एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑफ द मेल्स बनाना। अब अगर मेरे पास 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में रिलीज होगा? नहीं होगा। आपका पीनस स्क्रोटम सही तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ये आपको सिर्फ बात पता होना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि अगर आपके पास 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी एंजाइम की ज्यादा हो जाएगा? हम कहेंगे अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जारी बात है टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज्यादा हो जाएगा और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा और आगे एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। ठीक है। इसी तरह ये जो आपका टेबल है, ये आप लोग देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अनडिफरेंशिएटेड गोनैड है, यानी ये एक्स एक्स है, ये एक्स वाई है। ठीक है, इसको सिर्फ अपने जहन में रखना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताया इसलिए, ठीक है, कि आप जब ये पढ़ोगे ना, वैसे तो ये पढ़ोगे आपको ना समझ आए फिर कहना, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है सारा। ठीक है, अब ये देखना हमारे पास ये जो एक्स वाई है, एक्स 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 है, ये ओवरीज बनाएगा और ये जो एक्स वाई है ये टेस्टिस बनाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास ओवरीज होती है ये आगे दो में डिवाइड होती है, एक एस्ट्रोजन बनाती है, एक टेस्टोस्टेरोन बनाती है। ठीक है, और जो टेस्टिस होती है ये लेडिक सेल्स बनाती हैं और सर्टोलाई सेल्स बनाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका काम क्या होता है? याद रखना, टेस्टोस्टेरोन का हमेशा काम होता है जो हेयर्स नहीं होते उसकी ग्रो करवाना। कौन से? एक्सिलरी हेयर्स की ग्रोथ करवाना, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ करवाना। ठीक है, हमारे पास उसकी जो ग्रोथ करवाना होता है वो टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया, आपके एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर रिलीज करवा दिया, किसमें? फीमेल्स के अंदर। और एस्ट्रोजन ने क्या किया, एस्ट्रोजन ने एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑर्गन्स बना दिए। यानी दोबारा देखो, एक्स एक्स ओवरीज बनाया, ओवरीज आगे दो में डिवाइड हो, एक एस्ट्रोजन में एक टेस्टोस्टेरोन में। टेस्टोस्टेरोन ने हेयर की ग्रोथ करवाई और एस्ट्रोजन ने फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटालिया बनाई, जिसमें क्लाइटोरस, लैबिया मेजोरा वगैरह, लैबिया माइनोरा और डिस्टल वजाइना आ गया। अब अगर बात करें हम एक्स वाई की, एक्स वाई आगे टेस्टिस में गया, टेस्टिस डिवाइड हुआ लेडिक सेल्स के अंदर और सर्टोलाई सेल्स के अंदर। मैंने आपको बात बताई थी, सर्टोलाई सेल्स क्या करते हैं, ये आपके मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर को रिलीज करते हैं। फिर मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर करते हैं, ये आपके याद है कि आपके मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और जो लेडिक सेल्स होते हैं इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाना। सॉरी, मैंने इधर आपको एक बात बता दी, कह दी कि हमारे पास ये जो लेडिक सेल्स होते हैं उसका काम होता है स्पर्मेटोसाइट्स को, लेडिक सेल्स का काम होता है आपके पास टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाना, और जो सर्टोलाइस का काम होता है इसका काम होता है स्पर्मेटोसाइट्स। ऐसे से याद रखो, सर्टोलाइस सेल्स का काम होता है आपके स्पर्मेटोसाइट्स को रिलीज करवाना और लेडिक सेल्स का काम होता है आपके टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाना। ठीक है, फिर हमारे पास मैंने बताया था जो स्पर्मेटोसाइट्स है ये हमारे पास टेम्परेचर, इसको अगर ज्यादा तो ये काम नहीं करेंगे, लेकिन टेस्टोस्टेरोन एक एंजाइम है, एक हार्मोन है, इसको टेम्परेचर ज्यादा भी दोगे तो ये काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया कि हमारे पास ये जो टेस्टिस है ये आगे लेडिक सेल में जाता है और सर्टोलाइज सेल्स में जाता है। लेडिक सेल्स आगे टेस्टोस्टेरोन में जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन आगे करते हैं हमारे पास प्यूबिक हेयर की ग्रोथ करवाते हैं। साथ टेस्टोस्टेरोन का करता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में जाता है और एक्सटर्नल जेनिटालिया बनाता है। सिर्फ आप लोगों ने ये टेबल याद रखना है, इसको जो है ना याद ना भी रखो, सिर्फ जहन में रख लो कि आप रिलीज करवाना सर्टोलाइज सेल्स का काम होता है आपके स्पर्मेटोसाइट्स को रिलीज करवाना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एब्सेंट ऑफ सर्टोलाइज सेल्स और लैक ऑफ मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। कहता है कि सर्टोलाइज सेल्स, जारी बात है जब सर्टोलाइज सेल्स नहीं बनेंगे तो आपका मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर नहीं बनेगा, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर नहीं बनेगा तो आपका पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट नहीं बनेगी। ये सारी बातें जो हमने पहले पढ़ी हैं वो है। ठीक है, जब आपका हमारे पास ये फैक्टर नहीं बनेगा तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, आपका पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी डिजनरेट नहीं होगी, मीजोनेफ्रिक डक्ट भी डिजनरेट होगी, तो ऐसे बंदे में आपके बोथ मेल भी होगा और फीमेल जेनिटालिया भी होगा। ठीक है, हमने कहा था ट्रांसजेंडर होगा। उसके बाद हमने कहा है कि 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन है वो डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होगा। जब टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होगा तो मेल का जो इंटरनल जेनिटालिया एक्सटर्नल जेनिटालिया होता है मेनली, वो सही तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। और टेस्टोस्टेरोन का ये देखो हमारे पास कौन से लेवल का ज्यादा होगा, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा। ठीक हो गया। उसके बाद लेडिक सेल्स होता है लेड टू मेल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्सुअल डेवलपमेंट करवाता है। सर्टोलाइज सेल्स जो होते हैं वो आपके फीमेल में भी होते हैं, इंटरनल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन करवाते हैं। जो मेन चीज है मैंने आपको करवा दी है, आप लोगों ने ये चीज इसी तरह याद कर लेनी। ठीक है, अब ये था हमारे पास